चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का त्रैमासिक का परीक्षा पेपर 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट हिंदी का हम पढ़ने चल रहे हैं। आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिसके चलते आपको सबसे पहले आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? भक्ति का। रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? रसात्मक वाक्य और काव्य, आचार्य जगन्नाथ या फिर आचार्य मम्मट या आचार्य विश्वनाथ या रामचंद्र शुक्ल। तुम्हारा आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। नेताओं की मूर्ति किस वस्तु की बनी हुई थी? नेताजी की मूर्ति किस वस्तु की बनी थी? आपको पता ही है, किसकी? संगमरमर की। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 5वां, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वरनाथ। क्या है हमारा आंसर? तारकेश्वरनाथ। सूरदास के पदों में भाषा है। सूरदास के पदों में कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा थी या मैथिली भाषा है, फिर खड़ी बोली या फिर अवधी? तो आपको सभी को पता होनी चाहिए ब्रजभाषा, है ना। चलिए, सही विकल्प हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। हमारा सबसे पहला रिक्त स्थान है, गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया। संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। उद्धव के लिए दिया, कृष्ण के लिए दिया? तो हमारा आंसर आएगा उद्धव के लिए। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में स्थान मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। नंबर 3, बाल गोविंद भगत मझुले कद के एक स्थान आदमी थे। कैसे आदमी थे? गोरे चिट्टे, है ना। आगे चलते हैं। विद्यालय शब्द में खालिस्तान संधि है। हमको बताना है कि विद्यालय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर खालिस्तान का तिलक लगाते थे। भोलानाथ जिनका नाम हमने अभी पढ़ा है, क्या नाम था उनका? तारकेश्वरनाथ, है ना। कौन सा तिलक लगाते थे? भूभत का। भोलानाथ का लगाते? भूभत का, चंदन का नहीं, है ना। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता से चित्रण खालिस्तान में होता है ना। जो उनकी नाटक घटना थी वो किसमें दर्शाई गई है? खंड काव्य में। किसमें? खंड काव्य में। चलिए आगे चलते हैं सत्य असत्य की ओर। प्रश्न नंबर पहला, सत्य असत्य का। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। सही है, क्योंकि कृष्ण हमेशा गोपी के मन को छू लेते थे। रामचरितमानस एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। रामचरितमानस क्या एक खंड काव्य है? नहीं, रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। हम क्या लिखेंगे? महाकाव्य, है ना, ध्यान में रखना आप। चलिए, कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? नहीं, वो क्या था? केवल देशभक्त था। केवल क्या था? देशभक्त, ध्यान में रखना। बाल गोविंद भारत कबीरदास जी को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को साहब मानते थे। हाँ, सही है, सत्य। लोकोक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। ये भी सही है। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपनी माता के सानिध्य में गुजरता है। नहीं, ये रॉन्ग है। माता के साथ नहीं, किसके साथ बीतता था उनका अधिक से ज्यादा समय? पिता के साथ, है ना। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ी।
सुर के पद। सुर के पद हम किसके पास जाएंगे? सूरदास। मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला आंसर। माता का आंचल, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। सुदामा चरित, सुदामा चरित, ये क्या है? खंडकाव्य, यह आ जाएगा खंडकाव्य में। रस के अंग, रस के अंग कितने होते हैं? 4। देखिए 4 नंबर पर उसका आंसर भी 4 ही है। माता पिता, माता और पिता, ये कौन सा शब्द बन रहा है? द्वंद्व है ना, दोनों साथ, ये आ जाएगा 5। और जो हमारा बचा है कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा, ये 6वां हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पद्म संहिता के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? आप सभी को पता होना चाहिए कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। कौन कौन सा? आपको लिख देता हूं। आदिकाल, सबसे पहला आदिकाल, ये इसमें फर्स्ट वाला आदिकाल। सेकेंड वाला भक्तिकाल, भक्तिकाल। तीसरा है रीतिकाल, है ना, आपको पता होना चाहिए। मैं केवल आपको याद है कि नहीं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। चौथा कौन सा होगा आपको मुझे बता सकते हैं? मैं ही बता देता हूँ आपको। आधुनिक काल। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 काल हो सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा। सहृदय के हृदय में स्थित अनुकूल भाव को क्या कहते हैं? सहृदय के हृदय में स्थित अनुकूल भाव को क्या कहेंगे हम? दूसरे का आंसर स्थायी भाव। कौन सा भाव कहेंगे? स्थायी भाव। चलिए तीसरा। कलम का जादूगर किस साहित्यकार को कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। राम वृक्ष बेनपुरी, बेनीपुरी है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए चौथा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में प्रतिदिन अवयवी भाव, कौन सा? अवयवी। नंबर 5वां का आंसर। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ है? अत्यधिक अनुभव, है ना, इसका क्या आ जाएगा? अत्यधिक अनुभव। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी हमारा। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? कौन सा उपन्यास माना जाता है? माता का आंचल। कौन सा? माता का आंचल। चलिए आगे चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला है रीतिकाल की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। नई कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषताएं लिखिए। सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए हैं? चलिए आगे चलते हैं। वीर रस अथवा वरुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। वीर रस अथवा वरुण रस। महाकाव्य व खंडकाव्य में 2 अंतर। स्थायी भाव व संचय भाव। चौपाई छंद के लक्षण। नाटकों के 2 अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण की 2 प्रमुख विशेषताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे। स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनपुर की साहित्य की विशेषताएं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? संक्षिप्त। प्रश्न नंबर 13। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी? निम्नलिखित समासों का विग्रह कर नाम लिखिए। रसोई घर या यथाशक्ति।
निम्नलिखित मोहर का वाक्य घी के दिए जलाना, एक और एक 11 होना, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए शिशु का नाम भोजनालय कैसे पड़ा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। चलिए आगे। ये देखिए वाक्यांश, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना अधिक बनी रहती है। दूसरा गद्यांश का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, धूम्रपान निषेध, प्रश्न नंबर 18, धूम्रपान निषेध हेतु जन जागरूकता फैलाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक सुंदर विज्ञापन, मेरे प्रिय शिक्षक अथवा जीवन में जल का महत्व विषय पर संक्षिप्त अनुच्छेद। चलिए आगे, गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों दे रहा हूँ। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु एक आवेदन लिखना है हमें। परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने नगर के नगर निगम पालिका अधिकारी को वार्ड में व्याप्त गंदगी के दूर करने हेतु शिकायत पत्र। इन तीनों चारों में से एक आवेदन लिखने के लिए हर वर्ष आता है, इसलिए मैंने तीनों चारों एक साथ ले लिए हैं। आपको जो चाहें आप इन तीनों चारों में से एक अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी में से आप कोई आवेदन लिख सकते हैं। ये निबंध लिखना है, मैंने 4 ले लिए हैं, आप इसी एक पर निबंध आसानी से लिख सकते हैं। मानव जीवन में प्रगति में कंप्यूटर, ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। पुस्तकालय का महत्व अथवा मेरी पुस्तक विषय पर रूपरेखा तैयार पर निबंध प्रस्तुत कीजिए। चलिए दोस्तों, इतना बहुत हो गया और हमारा पेपर भी यहाँ तक ही है। आपको अगर यह PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक पर चैनल पर ज्वाइन हो जाइए।